वरना बस में सो जाएगी। मैं बार बार उससे अपने दिल की बात बताता रहा, लेकिन हर बार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ओडी, चलो हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रोवन, अभी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सच तो ये था, रोवन, मेरी नजर में तू सिर्फ एक कचरा है, तू मेरे लायक भी नहीं है। कॉलेज शुरू होते ही मैंने पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत की। जो भी चीज ओडी को पसंद आती मैं उसके लिए खरीद देता। ओडी, ये लेटेस्ट बैग मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, प्लीज मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इस कलर का बैग नहीं चाहिए। इतनी सी बात भी समझ नहीं आती तुझे? बाद में मैंने अपने करियर में बहुत सक्सेस हासिल की। सिर्फ ओडी से शादी करने के लिए मैंने अपनी सारी दौलत उसके नाम कर दी। मुझे लगा था हमारी फ्यूचर लाइफ खुशियों से भरी होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोवन, अब मैं अमीर हो गया हूँ, मुझसे शादी करोगी? ठीक है, मैं मान जाती हूँ। ओडी, मैं बहुत खुश हूँ, आखिर तुमने मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली। मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहती हूँ। अगर तुम कंपनी के सीईओ ना बनते और इतने पैसे ना होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी तुम्हारी तरफ देख भी लेती? तुम मेरे लिए सिर्फ एक बेकार आदमी हो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे घिन आती है। एक और सच सुन लो, तुम्हारे प्रपोजल देने से बहुत पहले ही मेरा और रीड का अफेयर चल रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। बिल्कुल सही कहा ओडी, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैं और ओडी इतनी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारी कमाई का एक एक पैसा हम दोनों अच्छे से उड़ाएंगे। ओडी, मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था और तुमने रीड के साथ मिलकर मुझे मरने की साजिश रची। अगर मुझे एक और जिंदगी मिली तो मैं कसम खाता हूँ तुम दोनों से इसका पूरा बदला लूंगा। तुम दोनों को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्त, क्या सोच रहा है? आज तेरा दिन है, तू इतने टाइम से इस कन्फेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अब डर मत, तू ही तो कहता था कि कन्फेशन एक फियरलेस चार्ज इनटू बैटल होता है। जा अपने दिल की बात बोल दे। सब कन्फेस कन्फेस। रोवन हैरान, मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। मैं वापस 2014 में आ गया हूँ। ये वही दिन है जब मैंने पिछली जिंदगी में ओडी को प्रपोज किया था। पिछली बार मुझे सबके सामने बेइज्जती मिली थी, लेकिन इस बार मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। ओडी, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरी सलाह है कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं कभी भी तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुम्हें कन्फेस करूं? तुम जैसी जहरीली औरत जो सिर्फ मीठी बातों और धोखे से भरी है, तुम मेरी नजर में अब कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए। क्या रोवन ने गलत दवा खा ली है? ये ओडी से ऐसे कैसे बात कर रहा है? क्या ये वही लड़का नहीं था जो ओडी के प्यार में पागल था? तुमने अभी क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ठीक है, दोबारा सुन लो। तुम एक क्रूअल, विशियस और पॉइजनस औरत हो और मेरी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी रीड आगे बढ़कर आया। रोवन, तू ओडी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अभी इसी वक्त उससे माफी मांग, वरना तुझे इसका पछतावा होगा। रीड क्लास 4 का क्लास प्रेसिडेंट था। पिछली जिंदगी में मुझे लगता था कि वो सिर्फ ओडी का एक एडमायरर है, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि दोनों का अफेयर बहुत पहले से चल रहा था और मुझे मरने का आइडिया भी इसी रीड ने दिया था। अच्छा हुआ तू खुद मेरे सामने आ गया। इस बार मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तू बीच में कहां से टपक पड़ा? इससे तुझे क्या मतलब? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अभी ओडी से माफी मांग, वरना तुझे इसका पछतावा होगा। पछतावा? किस बात का? लगता है तुझे पिटने का बहुत शौक है। रीड की बात खत्म होते ही धड़ाक रोवन ने सीधा उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। तुमने मुझे मारा? हाँ मारा, और फिर भी इतना बेवकूफाना सवाल पूछ रहा है। सब स्टूडेंट्स शॉक में रह गए। रोवन ने सच में रीड को मार दिया और तुम? उसने ओडी की तरफ देखा। सुन लो ओडी, पहले जो मैं तुम्हारे पीछे भागता था वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा कभी मुझे परेशान मत करना। ओडी, रोवन तुमने मुझे मारा है, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। लेकिन रोवन बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उन दोनों से दूर होते ही मेरा मूड कितना अच्छा हो गया। उसका दोस्त उसके पीछे भागते हुए आया। रोवन, आज तो तुझे कन्फेशन करना था, अचानक अपना डिसीजन क्यों बदल दिया? मुझे सब समझ आ गया। याद रख, कन्फेशन तभी करना चाहिए जब जीत पकी हो। हारने वाली लड़ाई में कभी अपने दिल की बात लेकर नहीं जाना चाहिए। और एक बात, जिंदगी में कभी भी म्यांमार के स्कैम कंपाउंड्स के चक्कर में मत पड़ना। म्यांमार? वो क्या होता है? वैसे तू जा कहाँ रहा है? अब ओडी के पीछे नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज और इनसाइडर नॉलेज का यूज करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। इतना पैसा कि मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। प्यार? अब उसके पीछे तो कुत्ता भी ना भागे। पिछली जिंदगी में मैंने सही ट्रेंड पकड़ा था, बिजनेस शुरू किया और अच्छा पैसा कमाया था। अब जब मुझे फ्यूचर की सारी यादें याद हैं, तो इस बार मैं उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ और अपने पेरेंट्स को एक बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। मेरी यादों के हिसाब से 2014 इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। साल के सेकंड हाफ में 2 ऐसे स्टॉक्स आने वाले थे जो लगातार 20 से भी ज्यादा दिन अपर सर्किट हिट करेंगे। ये ऑलमोस्ट गारंटीड प्रॉफिट था। और इसी साल फीफा वर्ल्ड कप भी था। सबसे बड़ा अपसेट जर्मनी और ब्राजील के मैच में होगा। अगर जर्मनी पर सब कुछ बेट कर दिया जाए तो लगभग 20 गुना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अभी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। सबसे पहले मुझे पैसे का इंतजाम करना होगा। रेन, ये सब तेरी वजह से होता है। हर एग्जाम में तू एग्जैक्टली 50th रैंक लाती है। तेरी वजह से मुझे घर से रिवॉर्ड नहीं मिलता। क्या तू जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है? कुछ बोलती क्यों नहीं? पहले तो बहुत बोलती थी ना। रेन एक सिंपल सी सीनियर लड़की थी। उसकी प्रेजेंस इतनी कम थी कि ज्यादातर लोग उसे नोटिस भी नहीं करते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि एग्जाम चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो हमेशा पूरे ग्रेड में एग्जैक्टली 50th रैंक पर ही आती थी। उस वक्त किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद सब कुछ बदल गया। उसने पूरे शहर में साइंस स्ट्रीम की टॉप रैंक हासिल की। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन उसने अपना चश्मा उतारा और एक खूबसूरत ड्रेस पहनी। तब सबको पता चला कि वो सिर्फ एक जीनियस टॉपर ही नहीं, बल्कि पूरे कैंपस की असली ब्यूटी क्वीन भी थी। बोल ना, चुप क्यों है? वैसे भी ये कब बोलती है? ये तो लगभग गूंगी ही है। ये लोग रेन को सिर्फ इसलिए बुली करते थे क्योंकि वो आसान टारगेट थी। सिंपल अपीयरेंस, कुछ फिजिकल फ्लॉज, इंट्रोवर्ट नेचर, कोई दोस्त नहीं और उसका सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं। अगर उसे नहीं सताते तो फिर किसे सताते? बहुत एटीट्यूड है ना। तुम दोनों इसका बैग छीन लो और जला दो। तभी रोहन, टीचर इधर आइए, यहाँ फाइट हो रही है। बुलीज, ओ नो, भागो। सब बुली वहाँ से भाग गए। रोहन, तुम क्लास 5 से हो ना? मैं क्लास 4 से हूँ। मेरा नाम रोहन है। डरना मत, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। रोहन, तुम ठीक हो? पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि मिडिल स्कूल के दौरान रेन के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। रेन अपने
पेरेंट्स की डेथ के बाद से अपनी आंटी के घर रह रही थी, लेकिन बाद में उसके अंकल को घर में एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रेन की वजह से उसकी आंटी और अंकल के बीच रोज झगड़े होने लगे और आखिरकार दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद लोगों ने अफवाह फैला दी कि रेन अपने पेरेंट्स और बड़े बुजुर्गों के लिए बदनसीब है, इसी वजह से कोई भी उसके करीब आना नहीं चाहता था। बाद में मुझे पता चला कि वो कभी कॉलेज भी नहीं जा पाई। आखिर में वो अपने गाँव वापस चली गई और कुछ ही समय बाद उसने अपनी जान दे दी। शायद जिस दिन उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसी दिन उसका एक हिस्सा भी मर चुका था और स्कूल में मिलने वाली तन्हाई और बुलिंग ने उसके अंदर बची हुई उम्मीद को भी खत्म कर दिया। आखिर में वो बस एक बेचारी सी लड़की थी। रेन, तुम्हारी किताब, जब कोई तुमसे बात करे और तुम उसे इग्नोर करो तो ये बहुत बदतमीजी होती है। रेन, खड़ी हो जाओ। जी, सेकंड हाई स्कूल के सब लोग अंधे हैं क्या? इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है, फिर भी लोग ओडेट को कैंपस क्वीन बोलते हैं। हाँ, सही कहा, सबसे बड़ा अंधा तो मेरी पिछली जिंदगी वाला मैं ही था। रेन, मैंने तुम्हारी सारी बुक्स ठीक से अरेंज कर दी हैं। थैंक यू। रेन ने चुपचाप रोवन की तरफ एक पत्ता बढ़ा दिया। ये तो सिर्फ एक पत्ता है, इतनी बड़ी रिएक्शन क्यों दे रही हो? सॉरी, ये क्या? ये तो सच में एक छोटी सी रिच गर्ल निकली। सिर्फ इतना सा काम करने के लिए उसने मुझे 500 युआन दे दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा जन्म लेने के बाद मेरी पहली प्रॉफिटेबल डील इतनी आसानी से हो जाएगी। ये फीलिंग, पैसे कमाने का मजा ही कुछ और है। पैसे कमाने के लिए पहले स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए। शायद मुझे मॉम और डैड को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे याद है मॉम ने कभी अपनी एक दोस्त के कहने पर स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया था, लेकिन उन्होंने कभी उस अकाउंट का यूज ही नहीं किया। बेटा, तुम तो ऑडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मॉम, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। बेटा, तुमने कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी? नहीं मॉम, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा ताकि आपको दोबारा इतनी मेहनत ना करनी पड़े। बुखार तो नहीं है? बेटा, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हनी, जरा इधर आओ, अपने बेटे को देखो, मुझे लगता है इसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा है। डैड, आज आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बेटा, तुमने ऑडी के साथ कुछ किया तो नहीं? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल पास है, कोई बेवकूफी मत करना। मॉम, डैड, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग टेंशन मत लो। मॉम, आप बेटा आज तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या ऑडी से झगड़ा हो गया? मॉम, अभी मेरी एज ही क्या है, रिलेशनशिप के लिए अभी बहुत जल्दी है, फिलहाल मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? इस वक्त तुम्हारा काम सिर्फ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है, पैसे की चिंता तुम्हारी नहीं है। लगता है आज भी तुम थक गए हो, जाओ 2 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। मॉम, इतनी स्ट्रिक्ट मत बनो ना, आज वीकेंड है। ठीक है, वैसे मॉम, चलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ हजार को लाखों में बदल सकता हूँ। टॉपिक बदलने की कोशिश बहुत ऑब्वियस थी, अब 2 नहीं 3 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे। डैड, जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होगा हम मैचेस पर बेट लगाएंगे, इस बार पक्का बहुत पैसा कमाएंगे। ग्रैंड, तो तुम चुपके चुपके गैम्बलिंग करते हो और अब हमारे बेटे को भी सिखा रहे हो? नहीं हनी, मेरी बात सुनो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मॉम, मैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। हनी, तुम्हारे हाथ म्यूजिक बजाने के लिए बने हैं, इन्हें इतनी मेहनत से खराब मत करो। ये इंस्ट्रूमेंट पीपा कहलाता है। लगता है इतने सालों तक मैं बस भैंस के आगे बीन ही बजाता रहा। काश मेरा रीबर्थ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद हुआ होता। ये सब क्या मुसीबत है? पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस थे और मुझे सिर्फ कुछ ही सॉल्व करना आता था। जो कुछ भी स्कूल में पढ़ा था सब भूल चुका था। लगता था जैसे सारी नॉलेज वापस टीचर्स को ही लौटा दी हो। इस नई जिंदगी में मेरी 2 सबसे बड़ी विशेष हैं, पहली बहुत सारा पैसा कमाना और दूसरी कभी दोबारा फेल होकर एक ही क्लास रिपीट ना करनी पड़े, ताकि मेरी मॉम अपनी पसंद का पीपा हमेशा बजाती रहे। लेकिन अभी मेरे पास ना स्टार्टिंग कैपिटल है और ना ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का कॉन्फिडेंस। नॉवेल्स में तो हमेशा लिखा होता है कि रीबर्थ के साथ कोई ना कोई गोल्डन चीट सिस्टम या स्पेशल पावर मिलती है, फिर मेरे पास कुछ भी क्यों नहीं है? क्या रीबर्थ के बाद भी जिंदगी इतनी मुश्किल होती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जितनी भी पढ़ाई याद करने की कोशिश करता हूँ, इंपॉर्टेंट नॉलेज धुंधली सी लगती है, जैसे मेरी सारी पढ़ाई किसी हार्ड ड्राइव में सेव हो और किसी ने उसके डेटा को स्क्रैम्बल करके सेंसर कर दिया हो। अगर मुझे उसे दोबारा अनलॉक करना है तो पता नहीं कितनी मेहनत लगेगी। लगता है मुझे किसी ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ट्यूटर्स बहुत महंगे होते हैं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिल जाए जो पेशेंट भी हो और फ्री में मुझे पढ़ाने को तैयार हो। एक काइंड हार्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमिक जीनियस, आखिर वो मिलेगा कहाँ? एक मिनट, रेन, वही छोटी सी किटन, वो तो पूरी एकेडमी केस है और उसकी पर्सनालिटी देखकर लगता है कि ओडी की तरह कोई ड्रामा भी नहीं करेगी। ऊपर से लगता है उसके पास पैसे की भी कमी नहीं है, शायद मुझे ट्यूटरिंग फीस भी ना देनी पड़े। क्या परफेक्ट ट्यूटर है? रुको, मेरा मतलब ट्यूटर ही था, सिर्फ सोचकर ही थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। स्कूल खुलते ही मैं उससे प्रॉपरली बात करूंगा। बैर, तू कहाँ है? ओडी तुझे हर जगह ढूंढ रही है, उससे मुझसे क्या काम? उसे भूल जा। बैर, कल मेरे साथ चलना, मुझे एक जरूरी काम करना है। प्लान क्या है? एक ऐसी औरत की जिंदगी बचानी है जो मुश्किल हालात में फंसने वाली है। रोवन, हम ऐसी जगह केक लेकर क्यों आए हैं? यही वो जगह है। पिछली जिंदगी में 2 कोल्ड डिश वेंडर्स एक ही जगह पर अपना स्टॉल लगाने को लेकर लड़ पड़े थे। बाद में उनमें से एक की वाइफ को दूसरी तरफ के लोगों ने सबके सामने जलील किया। अपनी वाइफ की इज्जत बचाते हुए जिस वेंडर ने सामने वाले आदमी को मार दिया था उसका नाम गस था। उसे डेथ सेंटेंस मिली और जेल भेज दिया गया। उसके बाद उसकी वाइफ अपने बच्चे को पालने के लिए मजबूरन एक शेडी सैलून में काम करने लगी, लेकिन वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिर में उसने भी अपनी जान दे दी। इस वक्त इसी पल ये दोनों फैमिलीज के बीच पहली तकरार हुई है। गस ने लड़ाई में किसी को मार दिया था और आज उसकी डिटेंशन का आखिरी दिन है। हमारे सामने जो आदमी सिर पर बैंडेज बांधे खड़ा है वही गस से स्टॉल की जगह को लेकर लड़ा था। मेरी पिछली जिंदगी की यादों के हिसाब से आज गस रिलीज होगा, कल वो दोबारा यहीं अपना स्टॉल लगाएगा और वहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होगा, जो आखिरकार एक बड़ी ट्रेजेडी में बदल जाएगा। रोवन, हम उस औरत को ढूंढेंगे कहाँ? मैं उस कोल्ड डिश वेंडर को ढूंढ रहा हूँ जो लड़ाई के बाद डिटेंशन में गया था, लेकिन मुझे उसका घर नहीं पता। यहाँ आसपास रहने वाली आंटीज शायद जानती होंगी। एक बुजुर्ग आंटी बोली, कोल्ड डिश वेंडर को ढूंढ रहे हो? रुको बेटा, मैं पूछ कर बताती हूँ। रोवन ने दूसरी औरत से पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ
पूछ सकता हूँ? नहीं पता, नहीं पता, यहाँ से जाओ। चल रोवन, कहीं और पूछते हैं। रोवन ने एक और आंटी को डांस करते देखा। आंटी, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। बेटा, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। बोलो, क्या पूछना है? रोवन, तुझे क्या हो गया है? लगता है तेरे अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। नहीं, सच में तू पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहा है। तेरी बात करने का तरीका बिल्कुल मेरे डैड जैसा हो गया है। चल अब। रोवन, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? क्या वो कोल्ड डिश वेंडर वाकई यहीं रहता है? नहीं, थोड़ा आगे। मुझे याद है कि गस और उसकी वाइफ हर रात घर पर कोल्ड डिशेस बनाते थे और अगले दिन सुबह उन्हें ठेले पर रखकर सड़क पर बेचने निकल जाते थे। इसी तरह वो अपने घर का खर्चा चलाते थे और अपनी बेटी की पढ़ाई का ख्याल रखते थे। पिछली जिंदगी में एक रिपोर्टर ने गस की कहानी कवर की थी। तब मुझे पता चला कि गस के पास प्रोफेशनल शेफ सर्टिफिकेशन भी था, लेकिन उसका सीधा और गुस्सैला स्वभाव ऐसा था कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। आखिर में उसने सोचा कि दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है अपना काम शुरू किया जाए। सबसे बड़ी बात, गस एक बहुत ही ईमानदार और प्रोफेशनल शेफ था। उसके बनाए हुए डिशेस हमेशा साफ सुथरे और हाइजेनिक होते थे। टेस्ट लाजवाब होता था और क्वांटिटी भी दिल खोल कर दी जाती थी। बस अफसोस की बात ये थी, आज ही गस रिलीज हो रहा था और आज ही उसकी बेटी का 8th बर्थडे भी था। अब मुझे समझ आ गया कि पिछली जिंदगी में उन गुंडों ने इसी दिन उस पर हमला क्यों किया था। एक्सक्यूज मी, आप किससे मिलना चाहते हो? नमस्ते मैम, हम गस के दोस्त हैं। वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा। उसने हमें पहले ही ये बर्थडे केक लेकर आने को कहा था। अरे, आज तो पॉपी का बर्थडे है। कितना बड़ा केक है? पॉपी खुशी से, क्या डैडी ने सच में मेरे लिए इतना बड़ा केक खरीदा है? हाँ, मतलब नहीं, मेरा मतलब ये केक तुम्हारे डैडी ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। ये थैंक यू। अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए। माफ कीजिएगा, हमारा घर बहुत छोटा है। कोई बात नहीं मैम, वैसे हम रास्ते से कुछ खाना भी लेकर आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो आज रात हम भी पॉपी का बर्थडे आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि ये लोग मेरे बर्थडे में साथ रहें। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए टेबल लगा देते हैं। जैसे ही गस वापस आएगा हम सब मिलकर कैंडल्स ब्लो करेंगे। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले ही गस का फोन आया था, वो बस पहुंचने ही वाला है। डैडी, हनी आप आ गए। गस, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। हम अभी पॉपी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये लोग? गस, हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। पहले खाना खा लेते हैं, पॉपी और वेट नहीं कर पाएगी। डैडी, आओ ना, यहाँ बैठो। खाना खाते वक्त रोवन ने पूछा, गस अब आगे का क्या प्लान है? मैं फिर से सड़क पर कोल्ड डिशेस बेचूंगा। जो करना है कर लेने दो। हनी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसी में मेरी खुशी है। सच कह रही हूँ। गस, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा आइडिया जिससे तुम्हें सड़क पर स्टॉल की जगह कभी लड़ना नहीं पड़ेगा। उल्टा पहले से भी ज्यादा पैसा कमाओगे और तुम्हारी वाइफ और पॉपी दोनों को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। कैसा आइडिया? मैं बॉयलर फैक्ट्री को जानते हो ना? फैक्ट्री अभी हाल ही में नई लोकेशन पर शिफ्ट हुई है, लेकिन वहाँ अभी तक स्टाफ कैफेटेरिया बना ही नहीं है, इसलिए वर्कर्स के पास खाना खाने की कोई जगह नहीं है। गस, तुम्हारा खाना इतना टेस्टी है, अगर तुम फैक्ट्री के गेट के पास अपना स्टॉल लगा दो। सच? लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री के गेट के सामने हमें स्टॉल लगाने देंगे? वो लोग तो हमें तुरंत भगा देंगे। नहीं भगाएंगे, क्योंकि बॉयलर फैक्ट्री के मैनेजर मेरे अंकल हैं। फैक्ट्री मैनेजर तुम्हारे अंकल हैं? मैनेजर वॉरेन का सरनेम भी मेरा ही सरनेम है। अब तो मेरी बात पर यकीन है। लेकिन तुम इतनी मदद क्यों कर रहे हो? सच कहूँ तो ये मदद मैं अपने अंकल के लिए भी कर रहा हूँ। फैक्ट्री अभी अभी शिफ्ट हुई है, अभी कैफेटेरिया बना नहीं है। वर्कर्स रोज कंप्लेन कर रहे हैं। मेरे अंकल भी इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे कुक हो और सबसे जरूरी बात, तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी उनसे मुलाकात करा दूं। शुरू में तुम ऑफिशियली कैफेटेरिया के अंदर काम नहीं कर पाओगे, लेकिन गेट के बाहर स्टॉल लगा सकते हो। कोल्ड डिशेस के साथ कुछ हॉट डिशेस भी ऐड कर देना। कुकिंग तुम्हारा काम है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा एडवाइस नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, अपना स्टॉल बस बॉयलर फैक्ट्री के गेट पर शिफ्ट कर दो। जैसे अभी बेचते हो वैसे ही बेचना। मैं गारंटी देता हूँ कोई भी तुम्हें वहाँ से नहीं भगाएगा। अगर वर्कर्स को तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो कैफेटेरिया बनने के बाद तुम्हें परमानेंट अंदर का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। ये डील सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई रिस्क नहीं और कोई तुम्हारा कस्टमर भी नहीं छीन पाएगा। तो बोलो, इंटरेस्टेड हो? हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। यंग मैन, इसके बदले में तुम्हारी क्या कंडीशन है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सब कुछ पहले ही क्लियर कर लेते हैं। बॉयलर फैक्ट्री वाले इस बिजनेस से मुझे 30% प्रॉफिट शेयर चाहिए। अगर लॉस हुआ तो मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो हर महीने के प्रॉफिट का 30% मेरा होगा। गुस कुछ देर चुप रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाया। गस, ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। रोवन, तो फिर अग्रीमेंट साइन करते हैं, बाहर निकलते। बियर, 1 मिनट, हम तो किसी मुसीबत में फंसी हुई औरत को बचाने आए थे, ये सब बिजनेस डील में कैसे बदल गया? रोवन, गुस मैम, अब हम चलते हैं, आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। कल मैं लोकेशन देखने आऊंगा, सब फाइनल होते ही आपको बता दूंगा। गुस की वाइफ, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। नहीं मैम, उसकी जरूरत नहीं, रास्ते में। बियर, मुझे पता है तुम्हारे डैड बॉयलर फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि मैनेजर तुम्हारे अंकल हैं। रोवन हंसकर, मैनेजर वॉरेन मेरे डैड के कॉलीग हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ रिस्पेक्ट से उन्हें अंकल बुला देता हूँ, तो फिर वो मेरे अंकल ही हुए ना। बियर, ओ अब समझ आया मास्टर। तभी गुस की वाइफ भागते हुए वापस आई। यंग रोवन, 1 मिनट, आज तुमने हमारे लिए इतना खर्चा किया, ये पैसे वापस ले लो। रोवन, मैम आप ये क्या कर रही हैं? केक पॉपी के लिए गिफ्ट था और खाना भी उसके लिए ही खरीदा था, प्लीज ये पैसे वापस रख लीजिए। यंग रोवन, आज तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। हम बहुत मेहनत करेंगे, मैं वादा करती हूँ आगे भी हमारा ख्याल रखना। मैम, मैं आज सिर्फ 3 चीजों के लिए आपके पास आया था, फेयरनेस, फेयरनेस और सिर्फ फेयरनेस। गुस की वाइफ, थैंक यू। बियर, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। रोवन, वो बिना किसी के सामने झुके ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता है और मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। बियर, बिना झुके पैसा कमाना मतलब? रोवन मुस्कुराते हुए, जब तू बड़ा होगा तब समझ जाएगा। रोवन सोचता हुआ, गुस कितना लकी है, उसके पास इतनी समझदार और दयालु वाइफ। जरूर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। पिछली जिंदगी में उनका अंजाम बहुत दुखद भरा था, लेकिन इस जिंदगी में जब मैं अपनी किस्मत बदल ही रहा हूँ तो जितना हो सके दूसरों की किस्मत भी बदलूंगा। ओडी गुस्से में, मैंने
मैंने खुद रोवन को फोन किया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन ना उठाने की? अपने आप को समझता क्या है? सहेली ओडी, इतना गुस्सा मत हो। आज जो ब्रेकफास्ट रोवन हमेशा हमारे लिए लाता है उसे सीधा मना कर देंगे। पिछले हफ्ते उसने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की थी, इस बार उसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो कभी नहीं भूलेगा। ओडी, मैंने डिसाइड कर लिया, रोवन जो ब्रेकफास्ट लेकर आएगा मैं उसे ले लूंगी, लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। देखो रोवन आ भी गया ब्रेकफास्ट लेकर। पिछले हफ्ते इतनी अकड़ दिखाने के बाद भी उसने ये सब सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए किया था, और देखो उसका प्लान काम कर गया। वो खुद चलकर माफी मांगने आ गया। ओडी, इस बार उसे इतनी आसानी से माफ मत करना, उसे उसकी औकात जरूर दिखाना। ऑफ कोर्स अभी मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगी कि उसकी जगह क्या है। रोवन, इतनी देर क्यों लगा दी ब्रेकफास्ट लाने में? तुम्हारी वजह से मैं लगभग भूखी ही रह गई थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते? क्या उसके पास पैसे नहीं है या उसके अपने हाथ नहीं है? वो खुद भी अपना ब्रेकफास्ट खरीद सकती है। रोवन, मुझे पता है दिल से तुम अभी भी मुझे भूल नहीं पाए हो। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। माफ? तेरा दिमाग तो ठीक है, मुझे आखिर किस बात की माफी चाहिए? अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो जाकर अपनी दवा ले, मेरा पढ़ाई का टाइम वेस्ट मत कर। आसपास खड़ी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। रोवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, पहले तो ऑडी की पूजा करता था और अब उसके मुंह पर ही जवाब दे रहा है। ये बहुत अजीब है, ये मानना पड़ेगा। ऑडिट को अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छी तरह आता है। उसकी खूबसूरती और ड्रेसिंग सेंस ही उसे कैंपस क्वीन बनाते हैं, लेकिन पिछली जिंदगी में मैं उसका असली चेहरा देख चुका हूँ। उस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक चालाक और जहरीला दिल छुपा हुआ। मैंने पहले भी साफ साफ कह दिया था, आज फिर एक बार कह रहा हूँ, आज के बाद मुझे परेशान मत करना। हम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं है। तभी रीड वहाँ आ गया। रोवन, तू ऑडी को क्यों परेशान कर रहा है? तुम फिर आ गए, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। अगर कोई स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट को बुली करेगा तो बीच में आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, तो तुम क्लास प्रेसिडेंट हो। स्कूल के रूल्स के हिसाब से यूनिफॉर्म प्रॉपर्ली पहनी होनी चाहिए, सारे बटन्स बंद होने चाहिए और ओपन टू सैंडल्स अलाउड नहीं है। मैंने अभी देखा कि ऑडी खुद ये दोनों रूल्स तोड़ रही है। तो बताओ क्लास प्रेसिडेंट, अब स्कूल रूल्स के हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए? उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऑडी, रोवन तो हद ही कर रहा है। अब समझ में आता है तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम किटन को ढूंढना है। मुझे उसे किसी भी तरह कन्विंस करना होगा कि वो मेरी ट्यूटर बन जाए। एक्सक्यूज मी, क्या रिन आ गई है? अरे तू तो कैंपस क्वीन ऑडिट का सबसे बड़ा दीवाना है ना? ओए, मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है? सॉरी, स्कूल में सब तुझे इसी नाम से बुलाते हैं। उस पूरी लाइन में सिर्फ कैंपस क्वीन वाला हिस्सा ही सही है, बाकी सब बकवास है। किटन, क्लास शुरू होने वाली। रोवन ने ब्रेकफास्ट उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए, मैं खा चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा और खा लो। अभी तुम्हारी एज ही क्या है, तुम्हें अच्छा खाना चाहिए। वैसे मुझे तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या? किटन, अब तो हम काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पढ़ा सकती हो? क्या मैं तुम्हें ट्यूटर न करूं? मतलब तुम नहीं करना चाहती? मैं डर जाती हूँ। डर किस बात से? मुझसे? मैंने तो कभी तुम्हें बुली भी नहीं किया। तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे लोगों के साथ रहने से डर लगता है। तो किटन को सोशल एंजाइटी है। अब समझ आया। उसने पहले सिर हिलाकर मना किया था, लेकिन उसका मना करना इसलिए नहीं था क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोगों के साथ रहने से ही डरती है। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ, अगर तुमने फिर मना किया तो मैं रोज तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाऊंगा, और वो भी तुम्हारी पूरी क्लास के सामने। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना जैसे मैंने सोचा था। सोशल एंजाइटी वाले लोग सबसे ज्यादा इस बात से डरते हैं कि सबकी नजर उन पर आ जाए। अगर मैं रोज इसकी क्लास के सामने ब्रेकफास्ट देने आ गया तो बेचारी किटन डर के मारे आधी मर जाएगी। उसके लिए इससे बड़ा थ्रेट और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी फ्यूचर ट्यूटर, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब बताओ, मुझे ट्यूटर करोगी? सॉरी, मैं तुम्हें पढ़ाने से बहुत डरती हूँ। बस प्लीज मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाना बंद कर दो। तुम ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट कर चुकी हो, और वैसे भी ये थॉटफुल गिफ्ट सस्ता नहीं था। तो क्या मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ? वाओ, तू तो सच में काफी अमीर निकली। इतने पैसे ठीक रहेंगे? तभी एक टीचर वहाँ आ गया। रोवन, क्लास 5 में क्या कर रहे हो? सर, बस पड़ोस वाली क्लास का सीरियस स्टडी एटमॉस्फेयर देखकर थोड़ी मोटिवेशन लेने आया था। अब भी मजाक कर रहे हो? आज एग्जाम है, जल्दी से अपनी क्लास में वापस जाओ। बाय किटन, तुम अपने पैसे लेना भूल गए। बाहर निकलते ही आखिर आ ही गए। मुझे लग रहा था तुम आज नहीं आओगे। कुछ देर बाद, रोवन, हमें सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं? कहीं यहाँ भी कोई मुसीबत में फंसी हुई औरत तो नहीं है? यार, तेरे दिमाग में चल क्या रहा होता है? कल ही तो डिसाइड किया था गस और उसकी वाइफ को इसी एरिया में स्टॉल लगवाएंगे। उससे पहले लोकेशन चेक करना जरूरी है। फैक्ट्री के पास से गुजरते हुए कुछ वर्कर्स बात कर रहे थे। वर्कर, फैक्ट्री मैनेजमेंट को सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की पड़ी है, हमारे खाने की प्रॉब्लम किसी को दिखाई नहीं देती। बियर, रोवन, ये जगह तो काफी अच्छी लग रही है। बॉयलर फैक्ट्री का गेट भी बिल्कुल सामने। चलो देखते हैं वहाँ स्टॉल लगाने के लिए परफेक्ट जगह कौन सी होगी। दोनों फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गए। हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने डैड से मिलने आया, वो यही काम करते हैं। तुम्हारे डैड का नाम? ग्रैंड, वो जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, जाओ अंदर चले जाओ। बैर वहीं खड़ा रहे। क्या हुआ, अंदर नहीं आ रहे? तुम्हें तो मेरे डैड से मिलना था ना? तभी रोवन गार्ड की तरफ मुड़कर बोला, सर, मेरे डैड ने आप सबके लिए कुछ सामान मंगवाया था, मुझे वो देकर जाना। क्या तुम्हारे डैड ने हमारे लिए भेजा है? जी, उन्होंने कहा कि आप सबने हमेशा उनके काम में बहुत सपोर्ट किया है। वो काफी टाइम से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, इसीलिए यहाँ आसपास शॉपिंग करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर से ये सब खरीद कर लाने को कहा। यंग रोवन, तुम बहुत ही शरीफ लड़के हो। आओ अंदर आकर थोड़ी देर बैठो। दूसरा गार्ड, तुम्हारे डैड भी कमाल के इंसान, सीधा बोल देते तो भी काम चल जाता। इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत? उस आदमी का नाम हैंक था। उसने अपनी जान पहचान का यूज करके हेड ऑफ सिक्योरिटी की पोजीशन हासिल की थी। इसी वजह से उसकी जिंदगी की सालों की मेहनत बच गई। हैंक, मेरे डैड इसीलिए खुद नहीं आए। उन्हें लगा अगर वो खुद गिफ्ट्स देने आएंगे तो लोग उनके बारे में बातें बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। सब लोग आराम से खत्म कीजिए, बाद में मुझे जरूर बताना। हैंक, अरे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मेरी तरफ से पहले ही मैनेजर ग्रैंड को थैंक यू कह देना। ठीक है हैंक, मैंने नोटिस किया कि यहाँ आसपास खाना खाने की कोई जगह ही नहीं है। आप लोग लंच कैसे करते हो? और ऑप्शन ही क्या है? रोज इंस्टेंट नूडल्स। बस वही, सिर्फ इस बात को सोचकर ही गुस्सा आ जाता है। पूरा एक हफ्ता हो गया है सिर्फ नूडल्स खाते हुए। बिल्कुल, यहाँ अगर एक भी अच्छी फूड शॉप होती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अगर फैक्ट्री के गेट के बिल्कुल बाहर एक फूड स्टॉल लग जाए तो क्या सबकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं हो जाएगी? गेट के बाहर स्टॉल लगाना अलाउड नहीं है। अगर वो स्टॉल हर दिन आप सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को फ्री लंच दे तो क्या फैक्ट्री में कोई ऐसा रूल है जो गेट के बाहर स्टॉल लगाने से मना करता हो? हैंक कुछ देर सोचने लगा। नहीं, मुझे तो ऐसा कोई रूल याद नहीं। ठीक है हैंक, मैं परसों वापस आता हूँ, बस एक दिन और एडजस्ट कर, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रोज तुम सबको अच्छा लंच मिलेगा। तो फिर हम उस दिन का इंतजार करेंगे। यंग रोवन, तुम बहुत तेज दिमाग के हो, कभी मेरे अंडर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का सोचा है? इसी वक्त फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टर फॉस्टर, ग्रांट, तुम कह रहे थे मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ी है, लगता है तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड से बिल्कुल नहीं बनती। उनकी मदद के बिना देखते हैं तुम 1000 वर्कर्स में सप्लाईज कैसे बांटते हो। मिलो मेरे साथ सिक्योरिटी ऑफिस चलो। जी डायरेक्टर, लेकिन अचानक सिक्योरिटी ऑफिस क्यों जा रहे हैं? आज सप्लाईज बांटने की ड्यूटी ग्रांट की थी और वो अभी तक दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है सिक्योरिटी गार्ड से उसका फिर झगड़ा हो गया होगा, मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही वो सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचे, डायरेक्टर फॉस्टर, सप्लाईज तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। किसने बांटी? ग्रांट ने अरेंजमेंट किया था और सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डायरेक्टर फॉस्टर हैरान, क्या ग्रांट और हैंक ने मिलकर 1000 वर्कर्स में सप्लाईज बांट दी? जी, हैंक तो डेप्यूटी डायरेक्टर का रिश्तेदार है, वो तो नॉर्मली ग्रांट की तरफ देखता भी नहीं, आज अचानक उसकी हेल्प क्यों कर दी? क्या ग्रांट के पीछे कोई पावरफुल सपोर्ट है? कौन हो सकता है? पता नहीं। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही, रोबिन तू कमाल है, जब हम बाहर निकल रहे थे तब सिक्योरिटी गार्ड्स लगभग तुझे बॉस कहकर बुलाने वाले थे। बस इतनी जल्दी मुझे अपना बाप मत बना। अरे मैं तो बस ये कहने वाला था कि तू बिल्कुल मेरे डैड जैसा लगता है। तुझे कैसे पता चल गया? आज की डेट क्या है? 3 अप्रैल। क्यों 3 अप्रैल? ये वही दिन है जैंग काउंटी की यूनिटी स्ट्रीट वाला रॉबरी और मर्डर केस। रोबिन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? रोबिन सोचता हुआ, आज रात 9 बजे एक यंग वुमन पर रॉबरी के दौरान हमला होगा। वही औरत फ्यूचर में रिवरमॉन्ट यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनेगी। ऐसा कनेक्शन सोने से भी ज्यादा कीमती है। छोड़ो, स्कूल तक सिर्फ 2 स्टॉप्स बचे हैं, मैं यहीं उतर रहा हूँ, स्कूल के गेट पर। रोबिन, अच्छा हुआ मिल गया, मैं तो समझा था तू आज क्लास ही बंक कर देगा। सॉरी, मुझे अचानक एक जरूरी बात याद आ गई थी, लेकिन वो काम रात तक वेट कर सकता है। एक लड़का चॉकलेट लेकर एक लड़की के पास आया। ये लो, मुझे पसंद नहीं। तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं? थैंक्स डेरेक, अगर तुम्हें पसंद आई तो कल और लेकर आऊंगा। मैंने कहा ना मुझे चॉकलेट पसंद नहीं। दूसरा स्टूडेंट, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, अचानक इसे क्या हो गया? टीचर, सब लोग शांत हो जाओ, अब मैं लास्ट एग्जाम के रिजल्ट्स अनाउंस करने वाला हूँ। बेर, देखा रोबिन, मैं फिर से अपनी क्लास में नंबर 1 आ गया। कांग्रेचुलेशंस। डेड लास्ट का किंग अब भी अनडिफीटेड है। ऐसे मत बोल, इस बार तू क्लास में 25th आया है, पूरे ग्रेड में 108। टियर 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने लायक स्कोर है। रेन को देखते हुए रोवन सोचता है, रेन फिर से एग्जैक्टली 50th रैंक पर। इतना परफेक्ट स्कोर कंट्रोल ये सिर्फ उस जैसी जीनियस ही कर सकती है। अगर फ्यूचर की प्रेसिडेंट और रेन दोनों रिवरमॉन्ट यूनिवर्सिटी में होंगे तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना मतलब फ्यूचर सिक्योर हो जाना। तभी ओडी उसका रास्ता रोक लेती है। रोवन, रुको, ये सब क्या है? मुझे इग्नोर करके हार्ड टू गेट खेल रहे हो? एक्सक्यूज मी, साइड हो जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे गेम्स खेलने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर रोवन ने उसे हल्का सा साइड कर दिया और निकल गया। ओडी, उसने मुझे धक्का दिया। पहले तो वो कभी ऐसा नहीं करता था। रोवन, आज के बाद तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। तभी रोवन ने रेन को देख लिया। हे किटन, अगर तुम अभी नहीं रुकी तो कल सच में तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाऊंगा। रेन तुरंत रुक गई। मैं भाग नहीं रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे वापस देने आ रही थी। हाँ, केक सिर्फ 150 युआन का था, तुमने मुझसे उससे ज्यादा पैसे दे दिए और ब्रेकफास्ट के पैसे भी बंस और सोय मिल्क मिलाकर सिर्फ 300 युआन हुए। रोवन हैरान, सच में? कहीं तुम किसी रिच फैमिली की बेटी तो नहीं हो? क्या मैंने सही गैस कर लिया? अभी बात करने का सही वक्त नहीं है, मुझे किसी की जान बचाने जाना है। तुम जल्दी घर चली जाना, काफी देर हो रही है। और टेंशन मत लो, मैं कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर नहीं आऊंगा। उसी वक्त, रेन, आंट विवियन, मैं अभी घर आ रही हूँ, थोड़ी देर लगेगी, अगर भूख लगे तो आप पहले खा लेना। कोई बात नहीं, मुझे भी पहले ग्रोसरी लेनी है, फिर घर जाकर खाना बनाऊंगी, तब तक तुम भी आ जाओगी। हमारी